हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। क्लास 12 की केमिस्ट्री में पीसी स्टडी पॉइंट पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जो मोस्ट इंपोर्टेंट अपना सिस्टम चल रहा था उसमें आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ त्रिविम रसायन यानी स्टीरियो केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये चैप्टर किस प्रकार से एग्जाम बेस पे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने नंबर का आता है, किस प्रकार के क्वेश्चन आ चुके हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन इस बार आने वाले हैं, ये सभी चीजों के बारे में आज अपन चर्चा करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में आप बने रहिए अंत तक। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, केवल 7 क्वेश्चन तैयार किए हैं और उन 7 में से डेफिनेटली आपको 2 या 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट ओनली 7 क्वेश्चन। एंड तक बने रहिए, 7 क्वेश्चन मिलेंगे आपको विद आंसर और एग्जाम में मिलेंगे आपको उनमें से 2 या 3 क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री में क्या है 2021 के लिए महत्वपूर्ण। तो देखिए स्टीरियो केमिस्ट्री में जो सबसे पहला क्वेश्चन 2021 के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में सबसे पहला जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो है टार्ट्रिक एसिड का। टार्ट्रिक अम्ल, इसमें से बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है और ये लगभग 99% इसका क्वेश्चन आएगा। 2 प्रकार से इसके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कैसे कैसे देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, टार्ट्रिक अम्ल का मेजो रूप, या केवल इतना दे सकता है कि किसी कंपाउंड का मेजो रूप प्रकाशिक अक्रिय होता है क्यों। यह है ऑप्टिकल इनएक्टिव है, प्रकाशिक अक्रिय है और आपको अक्रिय होने का कारण बताना है। तो देखिए ये अक्रिय क्यों होता है। सबसे पहली बात तो कोई भी कंपाउंड होता है उसका जो मेजो रूप होता है वो प्रकाशिक अक्रिय। प्रकाशिक अक्रिय होने का अर्थ ये है कि वो कंपाउंड पीपीएल के तल को रोटेट नहीं कर सकता है, पीपीएल को घुमा नहीं सकता। मेजो रूप देखिए इस प्रकार से होता है, ये होता है मेजो टार्ट्रिक एसिड। ये मेजो टार्ट्रिक एसिड की स्ट्रक्चर है। अब इसमें आप ध्यान से देखिए, इसमें देखो आपको 2 किरेल कार्बन दिखाई देंगे, फर्स्ट और सेकंड। किरेल कार्बन किसे कहते हैं अगर आप नहीं जानते हैं तो ये भी समझ लीजिए साथ में। अगर किसी कार्बन की 4 संयोजकताओं पर 4 भिन्न-भिन्न समूह जुड़े हुए हैं, जैसे इस कार्बन पर 4 अलग-अलग समूह हैं, H, OH, COOH और इधर जुड़ा हुआ है कार्बन, 4 अलग-अलग समूह होने के कारण ये किरेल कार्बन। और मेजो टार्ट्रिक एसिड में देखिए 2 किरेल कार्बन, ये रहे 2 किरेल कार्बन। ये जो फर्स्ट किरेल कार्बन और सेकंड किरेल कार्बन, इन दोनों की पावर बिल्कुल से इक्वल होती है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होती है। मतलब कि इनमें से कोई सा एक पीपीएल को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा और दूसरा पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। यानी दोनों में से एक कार्बन डी रूप है तो जो दूसरा कार्बन है वो एल रूप है। कैपेसिटी दोनों की बराबर ही है। मान लीजिए ये पीपीएल को 50 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा देता है तो दूसरे वाला 50 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। यानी कुल मिलाकर के पीपीएल के तल में कोई रोटेशन नहीं हुआ, पीपीएल का तल जहां था वहीं पर वापस आ गया। इसलिए अपन ये कहेंगे कि जो मेजो रूप है वो प्रकाशिक अक्रिय होता है और इसको आंतरिक प्रतिकार के नाम से भी जानते हैं। इस नाम से भी पूछा जा सकता है कि आंतरिक प्रतिकार क्या होता है। ये जो अभी आपने बताया है यही आंतरिक प्रतिकार होता है। तो क्वेश्चन 2 प्रकार से पूछ सकता है इसमें कि टार्ट्रिक एसिड का मेजो रूप या मेजो रूप प्रकाशिक अक्रिय होता है क्यों, या टार्ट्रिक एसिड में कितने किरेल कार्बन होते हैं, टार्ट्रिक अम्ल के मेजो रूप की संरचना बनाइए, या फिर आंतरिक प्रतिकार किसे कहते हैं। इसमें अलग-अलग प्रकार से इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या फिर एक दूसरा तरीका वो है टार्ट्रिक एसिड में क्वेश्चन पूछने का कि टार्ट्रिक अम्ल के कितने प्रकाशिक समावयवी बनते हैं, इसके बारे में बताइए। टार्ट्रिक एसिड के कुल कितने प्रकाशिक समावयवी बनते हैं या विवरिम समावयवी किसे कहते हैं। तो उसके लिए आपको टार्ट्रिक एसिड का ही एग्जांपल लेना पड़ेगा। देखिएगा टार्ट्रिक एसिड के टोटल कितने समावयवी बन सकते हैं। अभी अपन ने देखा कि जो टार्ट्रिक एसिड होता है उसमें टोटल 2 किरेल कार्बन होते हैं और 2 किरेल कार्बन होते हैं तो इसके टोटल 4 समावयवी बनेंगे। किसी यौगिक में अगर 1 से अधिक किरेल कार्बन है तो उसके कुल n स्क्वायर समावयवी बनते हैं। जैसे 2 किरेल कार्बन है तो 2 स्क्वायर यानी 4 किरेल कार्बन, 2 किरेल कार्बन है तो 4 उसके समावयवी बनेंगे। जैसे टार्ट्रिक एसिड के देखिए 4 समावयवी बनेंगे। ये देखिए पहला देखिए ये फर्स्ट स्ट्रक्चर, फिर इसका दर्पण प्रतिबिंब सेकंड स्ट्रक्चर। इनको अपन कहते हैं एरिथ्रो रूप या एरिथ्रो समावयवी, जिनमें हाइड्रोजन आपको दोनों एक साइड में बनाते हैं। ये देखिए दोनों हाइड्रोजन एक साइड में और OH है वो दोनों एक साइड में।
और दूसरा थ्रियो या मीजो रूप, जिसमें हाइड्रोजन देखिए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में और हाइड्रोक्सी OH भी दोनों अपोजिट है, N सेम है OH अपोजिट है। तो इस तरह से टोटल 4 समावयव बने हुए हैं। तो अगर आपको समावयवों के बारे में पूछे तो आपको ये टोटल 4 समावयव बनाने हैं। इन दोनों का नाम भी ध्यान में रखना है, कई बार ऐसे भी पूछ लेता है कि टार्ट्रिक एसिड का एरिथ्रो समावयवी बनाइए, केवल 2 ही बना सकता है ये, तो ये ध्यान रखिएगा ये इसके एरिथ्रो समावयवी और ये वाला इसको थ्रियो या मीजो समावयवी। तो इस तरह से टोटल 4 समावयवी बनते हैं। एकदम से आसान सा तरीका आप इजीली बना सकते हैं। दूसरा इनमें एक ये और पूछा जाता है कई बार कि विवरिम समावयवता किसे कहते हैं। ये है विवरिम समावयव। ये जो एरिथ्रो और थ्रियो समावयवी है ये एक दूसरे के विवरिम समावयवी है। तो देखिए विवरिम समावयवता को आप कैसे परिभाषित करते हैं कि ऐसे यौगिक या ऐसे समावयवी जो एक दूसरे के प्रकाशिक समावयवी हैं। एरिथ्रो और थ्रियो एक दूसरे के प्रकाशिक समावयवी हैं, यानी एक दूसरे के प्रकाशिक समावयवी तो होते हैं परंतु दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते। एरिथ्रो को देख करके आप थ्रियो यौगिकों को देखेंगे तो ये उनके ये वाले जो दोनों हैं उन दोनों के दर्पण प्रतिबिंब आपको बिल्कुल से भी नहीं दिखाई दे, यानी एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं, उसको कहते हैं विवरिम समावयवी। अर्थात वे यौगिक जो एक दूसरे के प्रकाशिक समावयवी तो होते हैं परंतु एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते, उन्हें विवरिम समावयवी कहते हैं। तो इस तरह से एरिथ्रो और थ्रियो एक दूसरे के विवरिम समावयवी हो चुके हैं। तो 2021 के लिए त्रिविम समावयवता में से सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो मैं ये कह सकता हूं कि 100% टार्ट्रिक एसिड का आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, किसी भी प्रकार से मिल सकता है। इसके समावयवी बनाइए। एरिथ्रो समावयवी किसको कहते हैं, आंतरिक प्रतिकार क्या होता है, मीजो रूप प्रकाशिक अक्रिय क्यों होता है, कितने समावयवी बनते हैं, विवरिम समावयवता किसे कहते हैं, बहुत सारे प्रकार से इसके क्वेश्चन बनते हैं। टार्ट्रिक एसिड में काफी क्वेश्चन बनते हैं और टार्ट्रिक एसिड में से एक क्वेश्चन आना लगभग तय है। एक क्वेश्चन आपको टार्ट्रिक एसिड में से जरूर मिलेगा। चलिए देखते हैं अगला जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन सा है। टार्ट्रिक एसिड आप ये मान सकते हैं कि 100% एग्जाम में आने वाला है, किसी भी प्रकार से इसका क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे जो नए वीडियोस आए उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। देखते हैं अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए अगला जो पॉइंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट अगला है ध्रुवण घूर्णक यौगिक, ध्रुवण घूर्णकता, रेसेमिक मिश्रण, PPL। ये भी बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें से भी एक क्वेश्चन आना लगभग आप तय मान सकते हैं। त्रिविम रसायन में केवल 2 ही ऐसे पॉइंट है जिनमें से क्वेश्चन आना लगभग तय है, एक टार्ट्रिक एसिड से संबंधित और दूसरा ध्रुवण घूर्णकता से संबंधित। दोनों ही प्रकाशिक समावयवी के अंतर्गत आते हैं। प्रकाशिक समावयवता में से 2 क्वेश्चन आने लगभग आप तय मान सकते हैं। ध्रुवण घूर्णक यौगिक क्वेश्चन देखिए क्या क्या पूछते हैं इसमें। सबसे पहला क्वेश्चन PPL क्या होता है, PPL का पूरा नाम बताइए, PPL किसे कहते हैं। तो इसका पूरा नाम होता है समतल ध्रुवित प्रकाश, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश। ध्रुवण घूर्णक यौगिक क्या होता है, अपने पास में मान लीजिए कोई PPL यानी समतल ध्रुवित प्रकाश। ये इस प्रकार का जो प्रकाश होता है इसको अपन समतल ध्रुवित या PPL कह सकते हैं। ये PPL है। अगर किसी यौगिक का विलयन इस PPL के तल को घूर्णित कर सकता है, PPL के तल को घुमाने की जिसमें कैपेसिटी हो, उस यौगिक को ध्रुवण घूर्णक यौगिक कहा जाता है। देखिए नाम से ध्यान में रह जाएगा, ध्रुवण घूर्णक यानी ध्रुव को घुमाने वाला यौगिक। PPL के तल को या PPL के ध्रुव, PPL के तल को घुमाने वाले यौगिक, ऐसे यौगिक जो PPL के तल को घुमा सकते हैं, घूर्णित कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, उन्हें ध्रुवण घूर्णक यौगिक कहते हैं। और ये 2 प्रकार के होते हैं, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक जिन्हें शॉर्ट में अपन D कहते हैं और वाम ध्रुवण घूर्णक जिन्हें अपन शॉर्ट में L। यदि ये कंपाउंड PPL के तल को क्लॉकवाइज घुमाते हैं, क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, तो उसको दक्षिण ध्रुवण घूर्णक यानी D कहते हैं। देखो सीधा सा अगर PPL के तल को क्लॉकवाइज घुमा देगा तो उसको अपन बोलेंगे D, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। और अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है तो उसको अपन कहेंगे L यानी वाम ध्रुवण घूर्णक। PPL के तल को 2 प्रकार से घुमा सकते हैं, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, D रूप और L। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, P
50%, अपने पास में 50% कंपाउंड है डी और 50% 50% कंपाउंड है एल, और अपन ने दोनों को मिक्स कर दिया। तो ये जो मिश्रण बना है ये पीपीएल के तल को रोटेट नहीं कर सकता, क्योंकि 50% डी और 50% एल। तो जो 50% डी है वो पीपीएल को जितना क्लॉकवाइज घुमाएगा, 50% एल है वो पीपीएल को उतना ही एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा। ये जितना क्लॉकवाइज करता है ये उतना ही एंटी क्लॉकवाइज। यानी ये जो मिश्रण बना है ये किसी भी प्रकार से पीपीएल के तल को घूर्णित करने में सक्षम नहीं है, जिसे रेसेमिक मिश्रण कहा जाता है। तो क्वेश्चन आपको ये भी पूछा जा सकता है कि रेसेमिक मिश्रण किसे कहते हैं, और या फिर इसको बाह्य प्रतिकार कहते हैं। जैसे भी टार्ट्रिक एसिड में अपने आंतरिक प्रतिकार कहा था, ठीक वैसे ही ये बाह्य प्रतिकार होता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि रेसेमिक मिश्रण किसे कहते हैं अथवा बाह्य प्रतिकार क्या होता है, और आपका आंसर ये हो कि 50% डी एंड 50% एल समावयवों का मिश्रण जो पीपीएल के तल को घूर्णित करने में सक्षम नहीं होता है रेसेमिक मिश्रण कहलाता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि 50% डी एल को और 50% एल डी को एक दूसरे को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं, इसलिए इसको बाह्य प्रतिकार भी कहा जाता है। तो ये है दुर्बल गुणवत्ता में से मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स, जिसमें से आपको किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पीपीएल क्या होता है, या पीपीएल को घुमाने वाले यौगिक क्या कहलाते हैं, डी किसको कहते हैं, एल यौगिक किसको कहते हैं। जो डी और एल समावयवी होते हैं इनके गुणों में भी काफी ज्यादा समानताएं होती है। डी समावयवी और एल समावयवी इनके जो गुण होते हैं वो बहुत ज्यादा सिमिलर होते हैं, इसलिए इनको पृथक करने में भी अपने को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इसमें से भी आपको एक किसी भी प्रकार से क्वेश्चन लगभग 99% पूछा जाना तय। ये दोनों ही जो पॉइंट्स हैं ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन आने आप ये कह सकते हैं कि लगभग तय। 2 क्वेश्चन इनमें से आए, उसके बाद में बचा हुआ एक क्वेश्चन, जो थर्ड क्वेश्चन है वो कहां से आ सकता है? वो या तो आ सकता है जो सममिति तल उसमें से, या फिर आ सकता है ज्यामिति समावयवता में से। इन दोनों में से बचा हुआ एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा। नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट है सममिति तल, बहुत ही इजी पॉइंट है। क्वेश्चन पूछने का सीधा सा तरीका होगा, इसमें घुमा करके क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछ सकता अगला कि सममिति तल किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए, या फिर कोई कंपाउंड या कोई यौगिक दिया हुआ मिलेगा कि इसमें सममिति तल उपस्थित है या अनुपस्थित है समझाए। बस इतना ही ऑप्शन इसमें आपको मिलता है। तो सबसे पहले देखिए सममिति तल किसे कहते हैं। आपके पास में अगर कोई कंपाउंड है तो आप उसको ये देखिए कि उसको काट करके उसके 2 बराबर भाग किए जा सकते हैं। उस कंपाउंड को अपन ऐसी जगह से काटे कि उसके 2 बराबर भाग हो जाए। बराबर बराबर अगर 2 भाग हो सकते हैं तो अपन ये कहेंगे कि उसमें ये सममिति की तल है। इसमें भी आपको नया एग्जांपल याद रखने की जरूरत नहीं है, आप टार्ट्रिक एसिड का ही एग्जांपल यहां पर लिख सकते हैं। टार्ट्रिक एसिड का जो एरिथ्रो रूप होता है वो वाला एग्जांपल आपको यहां पर लिखना है। ये टार्ट्रिक एसिड है और अगर इसको अपन यहां से काटते हैं, ये लीजिए, तो इसके बराबर बराबर 2 भाग हो जाएंगे, यानी ये टार्ट्रिक एसिड में सममिति तल प्रेजेंट है। इस तरह से एकदम से सीधा सा नॉर्मल सा सवाल पूछा जा सकता है कि सममिति तल किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए तो आपको ये बता। एक क्वेश्चन और जो मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, सबसे लास्ट है, मेलेइक अम्ल और फ्यूमेरिक अम्ल त्रिविम समावयवता में जो ज्यामिति समावयवता होती है उसके अंतर्गत मेलेइक अम्ल यानी सिस समवायवी और फ्यूमेरिक यानी ट्रांस समावयवी, देखिए इस प्रकार से होते हैं C डबल बॉन्ड C, इस पर आपको एक तो जोड़ना है H और एक जोड़ना है COOH, इस पर भी एक जोड़ना है H और एक जोड़ना है COOH। ये ज्यामिति समावयवी बन गया जो कि संपर्क यानी सिस समावयवी बना है, इसे मेलेइक अम्ल भी कहते हैं, मेलेइक अम्ल। और दूसरा होता है फ्यूमेरिक अम्ल, इसका जो ट्रांस रूप बनाएंगे आप C डबल बॉन्ड C, इधर लगाएंगे H और इधर लगाएंगे COOH, इधर लगाएंगे H और इधर आप लगाएंगे COOH। ये इसका बन गया है ट्रांस, जिसको अपन कहते हैं फ्यूमेरिक अम्ल।
फ्यूमेरिक अम्ल। और इनमें आपको क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इन दोनों के अगर रिएक्शन कराएं या दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कराएं, दो पॉइंट्स बनते हैं इसमें क्वेश्चन के लिए। एक क्वेश्चन तो ये पूछ सकता है कि दोनों में से कौन सा ज्यादा फास्ट रिएक्शन देगा, यानी ज्यादा क्रियाशीलता किसकी है। तो उसमें आपको बताना है कि सिस की क्रियाशीलता ज्यादा है, क्योंकि सिस में देखो दोनों COOH एक ही तरफ है, तो दोनों आसानी से आपस में रिएक्शन कर लेंगे और एनहाइड्राइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। जबकि ये दोनों COOH अपोजिट डायरेक्शन में, तो इनको रिएक्शन करने में ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा टाइम लगेगा, यानी इसकी रिएक्शन स्लो होगी, ये कम रिएक्टिव है। तो आप कहेंगे कि जो सिस यौगिक होते हैं वो ज्यादा सक्रिय होते हैं और ट्रांस यौगिक होते हैं वो कम सक्रिय होते हैं। अगर इन दोनों की रिएक्शन कराते हैं तो इसकी रिएक्शन फास्ट होगी। और रिएक्शन के बाद में देखिए इस प्रकार से आपको प्रोडक्ट बनाना है, ये एनहाइड्राइड में इसको कन्वर्ट कर देना है। ये दोनों ही एनहाइड्राइड में कन्वर्ट होंगे, लेकिन जो सिस कंपाउंड होगा उसकी रिएक्शन फास्ट होगी, वो ज्यादा सक्रिय होगी। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में, कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है, इसके बारे में भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये त्रिविम समवायता का अपना लास्ट क्वेश्चन है कि सिस एवं ट्रांस यौगिकों में हाइड्रोजन समवायता के आधार पर क्या अंतर होता है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आशा है अभी तक आपको जो क्वेश्चन बताए हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। और अभी अपन लास्ट आज का जो क्वेश्चन है वो सोल्व करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा है, आपको इसके बारे में क्या राय देनी है, वो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या लगता है ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है या इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है जो इंपोर्टेंट हो सकता है, या फिर और अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आई है, कोई क्यूरी है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। वीडियो अच्छा आपको डेफिनेटली लगा ही होगा, इसीलिए आप अब तक वीडियो के साथ में बने हुए हैं, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन कि सिस और ट्रांस दोनों में से जो सिस समावयवी और ट्रांस समावयवी उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के आधार पर क्या अंतर होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के आधार पर यह अंतर होता है कि जो सिस है उसमें देखो दोनों COOH एक ही डायरेक्शन में, तो दोनों में यहां पर इजीली हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, यानी एक ही अणु के अंदर दो COOH के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई। जबकि ट्रांस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग अलग होती है, ये इधर किसी दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, ये इधर किसी दूसरे के साथ करेगा, यानी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करनी पड़ेगी। तो मेलेइक अम्ल में फ्यूमेरिक अम्ल में अपन ये कहेंगे कि अंतर आणविक प्रकार की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जबकि मेलेइक अम्ल में अंतरा आणविक प्रकार की या अंतर आणविक प्रकार की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये अंतर होता है। सीधा सा क्वेश्चन आपको बताना है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप बना करके दिखा देना है, इसमें आपको यहां पर दोनों COOH में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना है और इसमें आपको आगे डेश लगा देना है कि किसी अदर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाओ। और उसके बाद में आपको यह बताना है कि समकक्ष यौगिक में अंतरा आणविक प्रकार के हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, जबकि ट्रांस यौगिकों में अंतर आणविक प्रकार के हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। ये थे त्रिविम समवायता में से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 2021 बोर्ड एग्जाम में आपको ज्यादा से ज्यादा इसमें से देखने के लिए मिल जाएंगे। 3 नंबर का चैप्टर है, 3 नंबर के अगर कंप्लीट भी नहीं तो आपको डेफिनेटली 2 नंबर के क्वेश्चन इनमें से देखने के लिए मिल जाएंगे। आने वाले एग्जाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट, आपका पेपर बहुत ही अच्छा हो, ऐसे हमारी भगवान से प्रार्थना है। वीडियो आपको कैसा लगा है वो कमेंट करके आप मुझे जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाला है आपके लिए। इसके साथ साथ जो नेम्ड रिएक्शन का अपन ने सिलसिला स्टार्ट किया था, एक ही वीडियो डाला था, वो भी अब अपन दोबारा डालने वाले हैं। नेम्ड रिएक्शन जितनी भी रह गए, आप बिल्कुल से भी चिंता न करें, जितनी भी नेम्ड रिएक्शन है, जितने भी चैप्टर बच गए हैं जिनके अभी अपन ने वीडियो नहीं डाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, वो आपको एग्जाम से पहले सारे उपलब्ध करवाए जाएंगे। जितने भी चैप्टर है सबके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और जितने भी नेम्ड रिएक्शन है वो सारे, और उसके अलावा भी हम प्रयास करेंगे कि आपको 1-2 मॉडल पेपर भी यहाँ पर उपलब्ध करवा दिया जाए। ये हमारा बिल्कुल आपके लिए प्रयास रहेगा। एग्जाम से पहले आपको जितना ज्यादा मैटर उपलब्ध हो सकता है उतना ज्यादा मैटर हम प्रोवाइड करवाएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।